दोस्तों आज का वीडियो जो है हमारा ये लोकतंत्र के ऊपर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र के वीडियो के बारे में हम एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें आप कंप्लीट लोकतंत्र को समझ पाएंगे कि आखिर लोकतंत्र क्या है, इसका किस प्रकार से विकास हुआ, लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, लोकतंत्र की क्या संकल्पनाएं हैं और लोकतंत्र के क्या औचित्य है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक तथा सत्तावाचक लोकतंत्र के बारे में। तो ये वीडियो सीरीज हमारा कंप्लीट आप देखिएगा। उसका ये पहला भाग है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र का अर्थ और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किस प्रकार लोकतंत्र का विकास हुआ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं अब लोकतंत्र के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो लोकतंत्र हम आज बात करने वाले हैं लोकतंत्र का। तो सबसे पहले इसके शब्द को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोकतंत्र है क्या। तो अगर शाब्दिक रूप में हम देखें तो लोकतंत्र जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का रूपांतरण है। ये ग्रीक भाषा का शब्द जो डेमोक्रेसी है उसका रूपांतरण है लोकतंत्र। और लोकतंत्र जो है दो शब्दों के योग से बना है। पहला जो शब्द होगा लोग, तो यहाँ लोगों से जो हमारा अर्थ है या लोग से जो तात्पर्य है वो है राष्ट्रीय या राज्य की जनता से। राष्ट्रीय या राज्य की जनता को हम क्या कहेंगे, लोग कहेंगे। और अब हम बात करते हैं तंत्र की कि तंत्र क्या होता है। तो तंत्र का अर्थ है संयम से शासन करना। और जब हम इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो देखिए क्या हमारे पास परिणाम आएगा कि जनता के द्वारा ही इसमें शासन किया जाता है। क्योंकि लोक का अर्थ जो था राष्ट्रीय और राष्ट्रीय की जनता थी, राज्य और राष्ट्रीय की जनता। और तंत्र का अर्थ होता है संयम से शासन करना। तो इन जब दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लोकतंत्र का अर्थ जो है राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता के हाथों में होती है। जो राज्य की प्रभुत्व शक्ति है, हम सामान्य तौर पर क्या करते हैं कि जब चुनाव के दौर में, अभी हाल फिलहाल में चुनाव का दौर चल रहा है, तो हम अपने प्रतिनिधि जो हमारे खड़े होते हैं उनको अपने मतों के द्वारा चुनते हैं। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें तो हम ही शासन कर रहे हैं। किस प्रकार से, हम अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो अंत ये कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में जो बागडोर होती है वो प्रजा और उसके प्रतिनिधियों के हाथों में होती है। क्योंकि हमने अपनी प्रतिनिधियों को चुना और प्रतिनिधि जो है हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। जिन जिन नेताओं को हमने चुना वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो शासन की जो शक्ति होगी या बागडोर होगी वो किसके हाथों में होगी, जनता के हाथों में, प्रजा के हाथों में या प्रतिनिधियों के हाथों में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। आपने पहले, इससे पहले क्लासों में पढ़ा होगा, यदि आप 12th वगैरह में पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो सरकार है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अब इसमें आगे हम बात करने वाले हैं, डीपली हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रोफेसर सीले के बारे में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं। ये कहते हैं कि प्रजातंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का भाग लेने से यहाँ तात्पर्य दो प्रकार से निकल सकता है कि एक तो डायरेक्ट भाग लेना और एक इनडायरेक्ट भाग लेना। अगर डायरेक्ट भाग लेने की बात करें तो ऐसा अब संभव नहीं है। उसे हम डायरेक्ट भाग लेने को हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा जो होता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज संभव नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति इतनी बड़े भूभाग में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले और इतनी विभिन्नताओं वाले देश, भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र तंत्र जो है संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सभी की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे हम प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को अपनाते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हम पे शासन करते हैं। हमारे चुने गए प्रतिनिधि इस देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अब हम कुछ प्रारंभ में जाते हैं और बात करते हैं कि लोकतंत्र का आखिर किस प्रकार से विकास हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि 1992 में, 1992 में लोकतंत्र की जो वर्षगांठ मनाई गई वो 2500वीं वर्षगांठ, यानी 2500 साल पूरे हो गए लोकतंत्र को 1992 में। और उस समय एक बड़े ही जश्न के तौर पे, उत्साह के तौर पे इसे मनाया गया। सामान्य तौर पे हम लोग क्या देखते हैं कि आमतौर पर राजनेताओं या क्रांतिकारियों और स्थापना दिवस, राष्ट्रीय की स्थापना दिवस जो होती है उनकी वर्षगांठ को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन 1992 में पहली बार हुआ कि लोकतंत्र के 2500 वर्ष पूरे होने का एक उत्सव मनाया गया। आज अगर विश्व के अधिकतर देशों को देखें तो वहां पे लोकतंत्र व्यवस्था ही कायम है और लोकतंत्र व्यवस्था ही सुचारू रूप से और सही रूप से कार्यरत है। और 2500 वर्ष पूर्व जो है हम यूनान की बात करते हैं, जहां पे लोकतंत्र के हम लोग उदय के बारे में कह सकते हैं एक प्रकार से कि वहां से लोकतंत्र का उदय हुआ।
तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं कि प्राचीन यूनान में किस प्रकार का लोकतंत्र था। तो आज से 2500 वर्ष पूर्व हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र प्राचीन यूनान में था, जो वहाँ पे व्यवहार में लोकतंत्र था, और आधुनिक युग में जो लोकतंत्र है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा भिन्न हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एथेंस था, वो यूनान का शहर था, जहाँ लोकतंत्र सबसे स्थिर, कठोर और आदर्श रूप में माना जाता था। तो ये विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र था यूनान में। यूनान में एक शहर था एथेंस, जहाँ का लोकतंत्र सबसे स्थिर था, कठोर था और आदर्श रूप में माना जाता था। और प्राचीन यूनानी व्यवस्था में मनुष्य की 3 श्रेणियां होती थी, यानी मनुष्य जो है उसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता था। और जो 3 श्रेणियां थी, ये जो 3 श्रेणियां थी, माफ कीजिएगा, वहां पे श्रेणियां तो अन्य कई थी, लेकिन मनुष्य की जो 3 श्रेणियां थी उनको निकाय की सदस्यता से वर्जित किया गया था। यानी इनको सदस्यता नहीं दी गई थी, यानी इनको वहां पे वोट वगैरह का अधिकार जो था नहीं था। ये कौन से थे? ये थे दास, स्त्रियां और मैटिक्स। तो इनको वहां पे निकाय की सदस्यता से वर्जित किया गया था, इनको सदस्यता नहीं दी गई थी। तो इस प्रकार से अर्थ ये हुआ कि हम देखें अगर यूनान के अगर लोकतंत्र के, तो वहां पे जो नागरिक थे अत्यधिक सीमित थे। निकाय के सदस्य के रूप में देखते हैं कि केवल कम ही कुछ ही लोग थे, वो संपत्ति के आधार पे हो सकता है या उच्च वर्ग के जो लोग थे वो हो सकते हैं, जिनको लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता होगा, क्योंकि स्त्री, दास और मेटिक्स को यूनानी जो लोकतंत्र था उससे बाहर रखा जाता था। और यही सब जो असमानताएं थी, अब की अगर हम बात करें, यूनान की बहुत पहले की बात हो गई, अब आधुनिक युग की बात करें, तो लोकतंत्र का जन्म इसीलिए हुआ कि जो असमानताएं थी, चाहे वो जन्म के आधार पे हो, संपत्ति के आधार पे या राजनीतिक असमानताएं हैं, उनके विरुद्ध एक संघर्ष के रूप में लोकतंत्र का, आधुनिक लोकतंत्र का जो है जन्म हुआ। अब हम एथियंस लोकतंत्र यानी यूनानी लोकतंत्र के बारे में देखें, तो वहां पे कह सकते हैं कि नागरिकों की वहां सीधी भागीदारी थी, क्योंकि वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि वहां की जनता स्पष्ट रूप से, सीधे तौर पे वहां की जो कार्य होती है, जो गतिविधियां होती है लोकतंत्र की, उसमें स्पष्ट रूप से और सही रूप से, स्पष्ट रूप से उसमें भाग लेते हैं। और वहां का जो सभा का कार्यकाल था, जैसे अब हम अपनी सरकार 5 साल के लिए चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से यूनान का जो कार्यकाल चलता था वो 300 दिन के लिए चलता था, यानी 1 साल से कुछ कम के लिए वहां पे जो शासन व्यवस्था चलती थी, वो उसका 300 दिन का शासन व्यवस्था थी। और इसमें नीतियों और मामलों पर विचार विमर्श किया जाता था और निर्णय लिए जाते थे। जिस प्रकार से आज हमारे देश की शासन व्यवस्था 5 सालों के लिए चुनी जाती है सरकार, वो कार्य करती है संसद में बैठ के, तो उसी प्रकार से यूनान में 300 वर्षों का कार्यक्रम चलता था। और नागरिकों को ये तय करने का अधिकार दिया जाता था, नागरिक जो थे। अब यहाँ पे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष इस प्रकार से था यूनान का लोकतंत्र, क्योंकि वहाँ के जो कार्यालयी और प्रशासनिक और न्यायिक जो पदे थे, उन पदों के लिए आम जनता को चुना जाता था। उनको कार्य तय किए जाते थे कि कौन सा नागरिक क्या कार्य करेगा, वो क्या कार्यपालिका से संबंधित कार्य करेगा, या प्रशासनिक कार्य करेगा, या न्यायपालिका से संबंधित कार्य करेगा। तो इस प्रकार के कार्यों के लिए यूनानी लोगों को चुना जाता था। तो वहां पे जो शासन व्यवस्था थी वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, और प्रत्यक्ष रूप से वहां के लोग जो थे शासन व्यवस्था में, सरकार में भागीदार थे। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, कि इससे पूर्व जो है, इसके बाद जो है किस प्रकार से लोकतंत्र का, ये तो 2500 वर्ष पूर्व यूनान की बात हुई। अब हम आगे देखते हैं उससे कि लोकतंत्र का किस प्रकार से विकास हुआ। यदि हम आधुनिकता की बात करें आज, तो आधुनिक तौर पे एक संस्था का अगर आपसे नाम पूछा जाए, तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है आधुनिकता का सूचक है ना। लोकतंत्र क्या है? ये आधुनिकता को इंडिकेट करता है, यानी बताता है। हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं। तो ये आधुनिकता का लोकतंत्र जो है एक प्रकार से सूचक है। और यहाँ पे क्या होती है, अनेक जटिल समस्याएं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैचारिक प्रक्रिया जो है उसके सतत अध्ययन का परिणाम है। जो अनेक जटिल जो है समस्याएं थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इनके अध्ययन का परिणाम ही क्या है? लोकतंत्र है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन जो है उसे हम आधुनिक लोकतंत्र कहते हैं। सबसे आधुनिक लोकतंत्र किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। क्यों? क्योंकि इसकी जो शक्तियां हैं वो पार्लियामेंट के 2 सदनों में बटी हुई है। पहला तो है हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरा एक निर्वाचित सभा
गृह सभा के पास। ठीक है, तो दो उसकी शक्तियां जो है, पार्लियामेंट के दो सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा एक निर्वाचित गृह सभा। और ये शक्तियां जो थी पहले किसके हाथों में थी? पहले जो थी ये क्राउन के हाथों में थी। और राज्य द्वारा प्रदान किए गए विशेष अधिकार अभिजात वर्ग एवं बुर्जुआ वर्ग के गठजोड़ के पास पहुंच गए थे। अब हम बात करें अगर 1932 की, तो 1932 में रिफॉर्म एक्ट के द्वारा जो उच्च मध्य वर्गीय लोग थे उनको मताधिकार दिया गया। सबसे पहले 1932 में ब्रिटेन में रिफॉर्म एक्ट लाया गया और उसके द्वारा जो वहां के मध्य वर्गीय उच्च मध्य वर्गीय लोग थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके बाद मताधिकार का जो विस्तार हुआ वो कामगारों तक पहुंचा, जो वहां के काम करने वाले लोग थे उन तक पहुंचा वोट देने का अधिकार। और इसके बाद 19वीं सदी में 3 और सुधार अधिनियम आए। इन 3 सुधार अधिनियमों के बाद क्या हुआ कि 2/3 पुरुष मताधिकार जो थे वो प्रत्याशी हो गए, यानी जो मतदाता थे उनकी संख्या बढ़कर 2/3 हो गई। और 1929 से पहले अगर हम बात करें तो वहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ब्रिटेन में 1929 से पहले मताधिकार था केवल उच्च वर्गों को, कामगारों को, वहीं तक सीमित था। लेकिन जब 1948 में सार्वभौमिक मताधिकार लागू किया गया तो एक व्यक्ति एक सिद्धांत के आधार पे वहां पे सार्वभौमिक मताधिकार लागू हो गया, जिससे समाज के हर वर्ग को एक वोट देने का अधिकार मिल गया। तो ये बात थी ब्रिटेन की कि ब्रिटेन से किस प्रकार का लोकतंत्र का विस्तार हुआ। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस की। तो फ्रांस में लोकतंत्र का जो उदय हुआ वो 1789 की क्रांति से शुरू होता है। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म एवं विचार की स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा तथा राजनीतिक समानता के अधिकारों की घोषणा की। जब फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई तो उस समय डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एक्ट लाया गया एक, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि व्यक्ति को स्वतंत्र हो, उसकी धर्म और स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता दी जाएगी, उसकी संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी और राजनीतिक रूप से सारे समान होंगे। इन सारे बातों की घोषणा की गई किसमें? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में। यह एक एक्ट था, इसमें ये सारी बातें शामिल की गई कि व्यक्ति स्वतंत्र होगा, चाहे वह धर्म के आधार पे हो या अपनी स्वतंत्रता हो या संपत्ति की उसकी रक्षा की जाएगी और राजनीतिक रूप से सारे व्यक्ति समान होंगे। इसके बाद 1791 में संविधान के अनुसार वोट देने का जो अधिकार था वो संपत्ति के अधिकार पर था, यानी जिसके पास संपत्ति होगा 1791 तक उसी को वोट देने का अधिकार था। और इसके अनुसार जो घरेलू नौकर थे, बेघर व्यक्ति था या जो भिखारी था उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये 1791 तक की बात है कि वहां पे जो वोट देने का अधिकार था फ्रांस में केवल संपत्ति वाले वर्ग के हाथों में था, केवल वही वोट दे सकता था। और इस प्रकार 1791 की अगर बात करें तो केवल 40 लाख पुरुष जो थे वही वोट दे सकते थे। और उसके 4 साल बाद क्या हुआ कि संपत्ति की जो शर्तें थे उसको और अधिक कठोर कर दिया गया, यानी एक और सीमा तय कर दी गई कि इस सीमा से अगर अगर आपकी आमदनी है तो ही आप वोट दे सकते हैं। जिसके बाद क्या हुआ कि जो स्पष्ट रूप से करदाता थे और वही वोटर बने और उनकी वोटरों की संख्या जो है गिरकर 1 लाख तक पहुंच गई। तो पहले जो 1791 में 40 लाख वोट देने वाले व्यक्ति थे वो बाद में इसके 4 साल बाद जो हुआ और उनकी संख्या कम हो गई, क्योंकि वहां पे जो है फ्रांस में प्रतिबंध लगा दिया गया कि यदि आप करदाता हैं तो ही आप वोट दे सकते हैं, वोटर लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। जिसके बाद 1848 की क्रांति के बाद सार्वभौमिक मताधिकार व्यवस्था वहां पे भी लाई गई और 1946 में फाइनली तौर पे महिलाओं को भी मताधिकार दे दिया गया। तो ये बात थी फ्रांस की कि वहां पे किस प्रकार से लोकतंत्र और वहां पे के लोगों को वोट देने के अधिकार का सफर। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका गृह युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी तक महिलाओं और अश्वेतों को मताधिकार नहीं मिला था। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब तक वो 20वीं शताब्दी का दौर था तो उस समय तक ना तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार था और ना तो अश्वेतों को। 1776 में जारी दस्तावेज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने इस देश में लोकतंत्र को लागू किया। अमेरिका में जो लोकतंत्र लागू हुआ यह 1796 में लागू हुआ, माफ कीजिएगा 1776 में लागू हुआ। ये एक एक्ट के द्वारा हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस।
जिसके द्वारा यहाँ पे लोकतंत्र लागू किया गया। वास्तव में अमेरिकी क्रांति ने ही आधुनिक विश्व को सर्वप्रथम लोकतंत्र सरकार और समाज प्रदान किया। पहले की अगर हम बात करें तो पहले पे एकतंत्र था और अभिजात तंत्र था। तो अमेरिका में देखा गया कि एकतंत्र और अभिजात तंत्र के स्थान पे वहां पे गणतंत्र सरकार लाई गई, जिसमें सभी नागरिक समान रूप से सैद्धांतिक रूप से समान थे और सरकार की 3 शाखाओं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। और विश्व के अधिकतर देशों में आज इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था है कि शक्तियों का बंटवारा जो है 3 शाखाओं के बीच में किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में। जो कुछ विद्वान हुए यहाँ पे महत्वपूर्ण वो है लेवर्स, जॉन लॉक और टॉमस पेन। तो ये कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीतिक विचारकों तथा फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, अमेरिकी डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस ने आधुनिक विश्व में लोकतंत्र को मजबूत कराने वाले विचारों एवं सिद्धांतों को व्यक्त किया। जॉन लॉक वगैरह कहते हैं कि जो अमेरिका की और ब्रिटेन की तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डिक्लेरेशंस आई, उनके द्वारा क्या हुआ, आधुनिक विचार को जन्म दिया और लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम किया। और 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में वेल्वर्स ने जनप्रिय स्वायत्तता एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की उग्र धारणाओं को गति प्रदान किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोकतंत्र का विस्तार किस प्रकार से ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, जिसमें हम लोकतंत्र को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे लोकतंत्र के क्या औचित्य हैं, प्रक्रियात्मक तथा सत्तावाचक लोकतंत्र, और लोकतंत्र के अन्य जो 5 प्रकार हैं, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, मंत्रात्मक और सामाजिक तथा सार्वभौमिक लोकतंत्र। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।